आज की दुनिया में हम सब मतलब एक दौड़ में लगे हैं, है ना? बेहतर बनने की दौड़, प्रोडक्टिविटी के लिए नए एप्स, दिमाग शांत करने के लिए वो मेडिटेशन कोर्स, हर चीज का कोई ना कोई लाइफ हैक है तो लेकिन इतना सब करके भी क्या हमें सच में वो सुकून, वो क्लैरिटी मिल रही है? कभी कभी लगता है हम बस लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी की जड़ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो अगर इन सारी उलझनों का एक रूट लेवल समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया गया हो? बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है आपने। आज हम बात कर रहे हैं महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन की। दर्शन, ये शब्द सुनते ही थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। सांख्य का सीधा मतलब है गिनती या विश्लेषण। ये कोई पूजा पाठ नहीं, कर्मकांड नहीं है। ये तो बस जिंदगी और इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जो मूल तत्व हैं उनको गिनकर, उन्हें समझकर दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से हमारे मन और इस दुनिया के लिए यूजर मैनुअल जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये प्राचीन ज्ञान आज के दौर में एक पावरफुल लाइफ मैनेजमेंट टूल कैसे बन सकता है, जो हमें सिर्फ मोटिवेट ना करे बल्कि हमें फंडामेंटली बदल दे। तो चलिए इस मैनुअल को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? मैंने जो सोर्सेस पढ़े हैं उनमें दो शब्द बार बार आते हैं, पुरुष और प्रकृति। और इसे समझाने के लिए एक सिनेमा हॉल का उदाहरण था जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, ये उदाहरण सांख्य के पूरे सार को समझने के लिए परफेक्ट है। सोचिए आप एक सिनेमा हॉल में बैठी है। आप यानी पुरुष वो दर्शक हैं जो आराम से कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन पर चल रही फिल्म को देख रहा है। आप सिर्फ एक साक्षी हैं, एक दृष्टा। ओके, फिल्म में हीरो जीत रहा हो या हार रहा हो, आपको पता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है। इसका आप पर कोई असली असर नहीं होता। पुरुष का स्वभाव यही है। वो शुद्ध चेतना है, शांत, स्थिर और निष्क्रिय। वो कुछ करता नहीं, सिर्फ देखता है। और स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है, कहानी, किरदार, एक्शन, इमोशंस, वो सब प्रकृति है। एकदम सही। प्रकृति वो पूरी फिल्म है। प्रकृति में हलचल है, बदलाव है, एक्शन है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये पहाड़, नदियां, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। ये जड़ है पर लगातार एक्टिव और बदलती रहती है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब शुरू होती है जब दर्शक यानी पुरुष फिल्म देखते देखते इतना खो जाता है कि वो खुद को फिल्म का हीरो या कोई पात्र समझने लगता है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल है मेरा। अगर पुरुष सिर्फ एक शांत दर्शक है तो उसे दुख महसूस ही क्यों होता है? दर्शक तो फिल्म देखकर घर चला जाता है, वो फिल्म का हिस्सा क्यों बनने लगता है? ये भूल होती कैसे है? बहुत जरूरी सवाल है ये। सांख्य से अविवेक कहता है, मतलब सही और गलत के बीच का भेद भूल जाना। पुरुष अपना असली स्वरूप जो कि साक्षी भाव है उसे भूल जाता है और खुद को मन, बुद्धि, शरीर इन सब के साथ जोड़ लेता है। जैसे ही ऑफिस में किसी ने कुछ कहा, हमें लगता है मुझे कहा गया। ट्रैफिक में फंसते तो लगता है मैं फंस गया। जबकि सांख्य कहता है कि ये सब प्रकृति का खेल है जो स्क्रीन पर चल रहा है और आप वो हैं जो इस सब को देख रहे हैं। समझी। जिस पल ये याद आ जाता है उसी पल दुख का असर कम होने लगता है। सांख्य का पूरा मकसद इसी भेद को दोबारा स्थापित करना है। वाह, मतलब हमारी सबसे बड़ी समस्या पहचान का संकट है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अगर प्रकृति वो फिल्म है तो इस फिल्म को चला कौन रहा है? इसमें इतनी हलचल, इतना ड्रामा कहाँ से आ रहा है? पुरुष तो निष्क्रिय है। बेहतरीन। यहीं पर सांख्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। हाँ, ये 3 गुण वो अदृश्य धागे हैं जिनसे प्रकृति अपना सारा खेल बुनती है। ये 3 मौलिक ऊर्जाएं हैं जो हर चीज में, हर इंसान में, हर विचार में मौजूद होती हैं। बस उनका अनुपात बदलता रहता है। इन्हें थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में महसूस कैसे होते हैं? जरूर। पहला है सत्व। सत्व का मतलब है संतुलन, शांति, ज्ञान, खुशी। जब आप सुबह उठकर ताजी हवा में टहलती हैं तो जो शांति और स्पष्टता महसूस होती है ना, वो सत्व है। या किसी की मदद करके जो संतुष्टि मिलती है, वो सत्व गुण का प्रभाव है। ये हल्कापन और सुकून वाली स्थिति है। ठीक है। और दूसरा है रजस। ये तो एक्शन और पैशन जैसा लगता है। बिल्कुल। रजस का मतलब है क्रिया, गति, महत्वाकांक्षा और बेचैनी।
ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर, कंपटीशन जीतने की चाह, कुछ नया बनाने का जुनून, ये सब रजस की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जरूरी है, इसी से दुनिया चलती है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो यही बेचैनी, तनाव और गुस्से का कारण बनती है। और आखिर में तमस, ये थोड़ा नेगेटिव लगता है, आलस और कंफ्यूजन। हाँ, तमस का मतलब है जड़ता, अज्ञान, आलस, मोह। सुबह अलार्म बजने के बाद भी बिस्तर से ना निकल पाना या जरूरी काम को टालते रहना, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, ये सब तमस के उदाहरण हैं। ये एक भारीपन, अंधेरे और ठहराव की स्थिति है। अरे, ये तो मुझे भगवत गीता की याद दिलाता है। उसमें भी तो कृष्ण अर्जुन से कुछ ऐसा ही कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये तीनों गुण जो प्रकृति से ही पैदा हुए हैं, अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मूड स्विंग्स, हमारा व्यवहार, ये सब असल में इन 3 गुणों के अनुपात के बदलने का खेल है। आपने सार पकड़ लिया। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सैल नहीं हूं, बल्कि उस समय मुझ पर रजस गुण हावी है। एग्जैक्टली। और यहीं से लाइफ मैनेजमेंट की चाबी मिलती है। हमारा लक्ष्य इन तीनों गुणों में संतुलन बनाना है। तमस को कम करना, रजस को सही दिशा देना और सत्व गुण को अपने जीवन में बढ़ाना। जैसे अगर आप आलस मतलब तमस महसूस कर रही हैं, तो थोड़ा व्यायाम करके यानी रजस को बढ़ाकर उस जड़ता को तोड़ सकती हैं। और अगर बहुत बेचैन है मतलब रजस ज्यादा है, तो शांत संगीत सुनकर या प्रकृति में घूमकर सत्व बढ़ा सकती हैं। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने सबके सामने आपके काम की आलोचना कर दी। अब इन 3 गुणों के हिसाब से अलग-अलग लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस व्यक्ति पर तमस हावी होगा, वो शायद निराश होकर बैठ जाएगा। वो सोचेगा मैं किसी लायक नहीं हूं, सब बेकार है। वो कोई एक्शन नहीं लेगा, बल्कि उस आलोचना को मन में रख के कुढ़ता रहेगा। और रजस वाला? जिस पर रजस हावी होगा, वो तुरंत आक्रामक हो जाएगा। वो या तो बॉस से बहस करने लगेगा या अपने अहंकार पर चोट महसूस करेगा और बदला लेने की सोचेगा। वो बेचैन हो जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। और सत्व वाला व्यक्ति? और जिस व्यक्ति में सत्व की प्रधानता होगी, वो शांत रहेगा। वो आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेगा। वो सोचेगा ठीक है, ये एक फीडबैक है, इसमें क्या सच्चाई है मैं उसे समझता हूं और सुधार करता हूं। जो बात गलत है उसे शांति से बाद में स्पष्ट कर दूंगा। वो स्थिति का साक्षी बनकर उसे ऑब्जेक्टिवली देखेगा। ये तो जबरदस्त है, एक ही स्थिति पर 3 अलग-अलग रियलिटीज। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि प्रकृति से कुल 24 तत्व निकलते हैं। पुरुष और प्रकृति के अलावा ये बाकी के तत्व क्या हैं? सोर्सेज में इनकी बस एक लिस्ट दी हुई थी, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिया वगैरह। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? लिस्ट सिर्फ गिनती के लिए नहीं है, ये एक तरह का इंजीनियरिंग डायग्राम है जो बताता है कि हमारा मन काम कैसे करता है। यह समझाता है कि कोई भी बाहरी जानकारी हम तक कैसे पहुंचती है और हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। मतलब एक तरह की मेंटल असेंबली लाइन। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, बाहर से कोई आवाज आई, मान लीजिए किसी ने हॉर्न बजाया। ठीक है। सबसे पहले आपकी ज्ञानेंद्रिय यानी कान उस आवाज को पकड़ा। फिर कान ने उस सिग्नल को मन तक भेजा। मन का काम बस जानकारी लेना और देना है। वो कहता है एक आवाज आई है। मन से वो सिग्नल अहंकार के पास जाता है, जो उसे व्यक्तिगत बनाता है। वो कहता है ये हॉर्न मेरे लिए बजाया है, ये मुझे रास्ते से हटने को कह रहा है। ओके, मैं बीच में आ गया। हाँ, फिर अहंकार उस सिग्नल को बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि विश्लेषण करती है, क्या मैं सच में रास्ते में हूं? हो सकता उससे जल्दी हो, मुझे हट जाना चाहिए। समस्या तब होती है जब अहंकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो बुद्धि को बाईपास करके सीधा एक्शन ले लेता है और हम गुस्से में वापस हॉर्न बजा देते हैं या लड़ने लगते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमें आवेग में आकर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने में मदद करता है। ये हमें अपने अहंकार और बुद्धि के बीच के अंतर को पहचानने का मौका देता है। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं। इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज मेरी जिंदगी की समस्याओं, तनाव, खराब आदतें, गलत फैसले से क्या सीधा कनेक्शन है? इसका सबसे सीधा और गहरा असर होता है आत्म जागरूकता पर, सेल्फ अवेयरनेस। सांख्य का मूल मंत्र है, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते या महसूस करते हैं। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर से अलग हैं। आप उनके साक्षी हैं। ये आधुनिक माइंडफुलनेस का आधार है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मुश्किल है, मैं जानता हूं। हाँ, अपने विचारों से दूरी बनाना लगभग नामुमकिन है। जब गुस्सा आता है तो बस आ जाता है,
इसका कोई प्रैक्टिकल पहला कदम है? प्रेरणा कदम है दिन में सिर्फ एक बार किसी छोटी सी भावना के साथ इसे ट्राई करना। जैसे चाय पीते हुए अचानक कोई चिंता का विचार आया, तो बस 2 सेकंड के लिए रुककर खुद से कहें, देखो ये एक चिंता का विचार है, बस। उसे बदलिए मत, उसे जज मत कीजिए, सिर्फ उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखिए। यही साक्षी भाव का अभ्यास है। स्वामी विवेकानंद ने भी तो यही कहा था कि असली ज्ञान अंदर से ही आता है। कोई गुरु आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपकी अपनी आत्मा ही सबसे बड़ी टीचर है। बिल्कुल। और तनाव और भावनात्मक संतुलन के लिए क्या ये गुण प्रबंधन ही मुख्य तरीका है? हाँ, ये आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप तनाव और बेचैनी मतलब रजस महसूस कर रहे हैं, तो अपने जीवन में सत्व की मात्रा बढ़ाएं। शांत संगीत सुनें, किसी दोस्त से दिल की बात करें। अगर आलस्य और जड़ता यानी तमस हावी है, तो उसे तोड़ने के लिए थोड़ी रजस ऊर्जा का इस्तेमाल करें। व्यायाम करें, कोई छोटा सा काम पूरा करें जिसे आप टाल रहे थे। आप अपनी मानसिक स्थिति को भाग्य पर छोड़ने के बजाय उसे सक्रिय रूप से मैनेज कर सकते हैं। और बेहतर निर्णय लेने में ये कैसे मदद करता है? हम अक्सर भावनाओं में बहकर या अपने ईगो की वजह से गलत फैसले ले लेते हैं। सांख्या में यही सिखाता है। हमारे ज्यादातर गलत फैसले अहंकार या मन के आवेगों से निकलते हैं। सांख्य हमें बुद्धि यानी महत्व का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जो अहंकार से परे जाकर सही गलत का विवेक कर सकती है। किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से पूछें, ये फैसला मेरा अहंकार ले रहा है या मेरी बुद्धि? क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे मैं दूसरों से बेहतर दिखूंगा, जो कि अहंकार है, या इसलिए कि ये वाकई मेरे और दूसरों के लिए सही रास्ता है, जो कि बुद्धि है? ये एक सवाल हमें कई गलतियों से बचा सकता है। इसमें आसक्ति से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट का भी एक गहरा सिद्धांत है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, इसका मतलब दुनियादारी छोड़ देना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया छोड़ने की बात नहीं, बल्कि दुनिया में जीने का तरीका बदलने की बात करता है। सांख्य कारिका का एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहता है, जैसे एक नर्तकी दर्शकों को अपना नृत्य दिखाकर मन से हट जाती है, वैसे ही प्रकृति भी पुरुष के लिए अपना स्वरूप प्रकट करके निवृत्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का अनुभव करें, उसमें भाग लें, लेकिन ये याद रखें कि प्रकृति का एक नृत्य है और आपका असली स्वरूप इससे अलग, इसका शांत दर्शक है। तो सार ये है कि सांख्य हमें दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से, पूरी जागरूकता के साथ जीना सिखाता है। ये बताता है कि असली सुख और शांति किसी बाहरी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर अपने असली स्वरूप को पहचानने में है। हमारी जिंदगी की समस्याएं इसलिए नहीं है कि दुनिया खराब है, बल्कि इसलिए है कि हम अपनी पहचान गलत चीज से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो, तो वो है, पहला, आप अपने शरीर, मन या विचारों से कहीं ज्यादा हैं। आप वो शांत चेतना हैं जो इन सबको देख रही है। इस साक्षी भाव का अभ्यास करें। दूसरा, अपने जीवन को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के लेंस से देखें और उनमें संतुलन बनाने की कोशिश करें। तीसरा, कोई भी फैसला लेते समय अपने अहंकार और अपनी बुद्धि के बीच के फर्क को पहचानें। और आखिर में, दुनिया में पूरी तरह शामिल हों, लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र रहें, ठीक उस दर्शक की तरह जो जानता है कि ये सब एक फिल्म है। हमने इस पर तो बात की कि सांख्य हमारी अंदर की दुनिया, मतलब हमारे विचारों और भावनाओं को मैनेज करने में कैसे मदद करता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ, अगर हम इसी चश्मे से बाहरी दुनिया को देखें, अपने रिश्तों को, अपने काम को, यहाँ तक कि देश दुनिया में हो रही घटनाओं को भी, अगर हम उन्हें सत्व, रजस और तमस के खेल के रूप में देखें, तो क्या उनके प्रति हमारी समझ और हमारी प्रतिक्रियाएं बदल सकती?